हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ में। और हमारे ऐप का नाम है शार्प लर्निंग, जहां पर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं ये करंट अफेयर्स। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सबको देखते हैं, फिर डिटेल बात करेंगे। तो देश की दूसरी सीक्रेट परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको सीक्रेटली लॉन्च किया है, तो डिटेल बात करेंगे इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अगला टॉपिक है, भारत ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब दिए हैं, भीष्म क्यूब। तो ये क्या है, एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, पेरिस पैरालंपिक चल रहा है तो वहाँ पर गेम्स में पहला मेडल किस खिलाड़ी ने भारत को दिलाया है। भारत में डेंगू की पहली वैक्सीन बन रही है, बन चुकी है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो तीसरा ट्रायल शुरू हुआ है। तो इसका नाम क्या है डेंगू वैक्सीन का। और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देर के। और पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन होगा, भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन, हिंदी में इसको कहेंगे न्यूक्लियर सबमरीन को परमाणु पनडुब्बी, तो उसका नाम बताएं जो कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी एसएफसी का हिस्सा बन गई है, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है आईएनएस अरिघात। ठीक है, आईएनएस अरिघात। अरिघात का मतलब होता है शत्रु का नाश करने वाला, यानी दुश्मन को खत्म करने वाला। ठीक है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर ने कहा है, लिखा है कि इसको गुप्त रखा गया है, यहाँ तक कि जलावतरण यानी पानी में जो उतारा गया है उसको भी गुप्त रूप से किया गया था। ठीक है, और ये आईएनएस अरिहंत के बाद अपनी श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी है, दूसरी पनडुब्बी। ठीक है, तो इससे पहले आईएनएस अरिहंत वो जो है वो परमाणु पनडुब्बी भारत की पहली थी, और अब दूसरी परमाणु पनडुब्बी है आईएनएस अरिघात, ये ध्यान में रखना है। अरिहंत को अगस्त 2016 में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के हाथों में सौंपा गया था, और अब अगस्त 2024 में दूसरी जो पनडुब्बी है परमाणु पनडुब्बी, वो आईएनएस अरिघात, उसको मतलब स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को सौंप दिया गया है। ठीक है, और ये देखिए इसका मॉडल है। वैसे इसका एग्जैक्ट फ़ोटो अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। अगर आप फोटो कहीं पर देख रहे होंगे ना वेबसाइट पर, जैसे मैं एक फ़ोटो दिखा देना चाहता हूँ इस तरीके का, तो ये मतलब उसका दूसरी पनडुब्बी का फोटोग्राफ है। यह भी मैं सिंबॉलिक रूप से मैंने दिखाने के लिए ये रखा है, क्योंकि पनडुब्बी ऐसी ही होती है। ओके, तो अभी तक इसका फोटोग्राफ ओरिजिनल में सार्वजनिक नहीं किया गया है। आप कहीं भी देखेंगे तो हो सकता है वो फेक हो, ऐसा ही कुछ हो। ओके, लेकिन उसका जो मॉडल है वो इस तरीके का मॉडल ये दिखाया गया है, बताया गया है आईएनएस अरिघात का। तो इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटेल में बताऊं, उससे पहले बताऊं कि भारत की जो न्यूक्लियर सबमरीन है यानी परमाणु पनडुब्बियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली है आईएनएस अरिहंत, इसका कोड नेम है S2, S1 कोई नहीं है। फिर उसका जो अभी लॉन्च हुई है आईएनएस अरिघात, इसका है S3 शॉर्ट में कहेंगे हम, या कोड नेम। आईएनएस अरिदमन जो निर्माण अभी हो रहा है उसको S4 कहेंगे, ये 2025 में प्रस्तावित है, लॉन्च हो जाएगा। और फिर है S4 स्टार, उसका एग्जैक्ट नाम अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, वो 2025 के आखिर में वो आने वाला है, उसकी टेस्टिंग वगैरह की जाएगी। तो इस तरीके से टोटल 4 होने वाले हैं। अभी 2 जो है वो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के पास आ चुके हैं। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है वो भी आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये 2 तो ध्यान में रखना है, बाकी जो आ रहे हैं ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्या आईएनएस अरिघात के, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। देखिए ये ये सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर पनडुब्बी कहेंगे इसको, यानी SSBN कहेंगे, और आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना का जो शिप बिल्डिंग सेंटर है SBC, वहाँ पर बनाया गया है। वजन करीब 6000 टन है, लगभग 112 मीटर लंबा है। और आपको बताऊं कि K-15 जो मिसाइल है, परमाणु मिसाइल है, वो 750 किलोमीटर रेंज वाली है, उससे ये लैस है। इस पनडुब्बी में एक परमाणु रिएक्टर लगा हुआ है, जिससे इसकी स्पीड जो है ना वो 12 से 15 नॉट की होगी। अगर किलोमीटर में कहेंगे तो 22 से 28 किलोमीटर पर आवर। और पानी के नीचे इसकी स्पीड होगी 20 से 24 नॉट, यानी 37 से 44 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार
हो सकती है, ठीक है। और ये लगभग 10 से 12 इसमें K-15 परमाणु जो मिसाइल है, पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल है, उसको ये ले जा सकती है। और यहाँ तक कि 3000 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी इसमें फिट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात रही इसके बारे में, ओके। अब एक सवाल उठता है कि आखिर न्यूक्लियर सबमरीन यानी परमाणु पनडुब्बी और डीजल पनडुब्बी में क्या फ़र्क है। भारत के पास बहुत सारे डीजल पनडुब्बियाँ हैं, लेकिन सिर्फ 2 न्यूक्लियर सबमरीन है यानी परमाणु पनडुब्बी है। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क देखिए ये है कि डीजल से चलने वाला जो पनडुब्बी है ना, उसके इंजन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन हम बहुत ज़्यादा स्टोर करके कितना रख सकते हैं भाई? जो उसमें सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, उनके लिए तो ऑक्सीजन रखा जा सकता है, लेकिन अब डीजल इंजन को चलाना उसको तो बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए। तो इस ऑक्सीजन की वजह से समुद्र की सतह पर आना पड़ता है डीजल इंजन वाला जो सबमरीन है या कहें जो पनडुब्बी है उसको। इसकी वजह से क्या फ़र्क होता है? फ़र्क ये है, नुकसान ये है कि लंबे समय तक ये छिप कर नीचे नहीं रह सकता है, उसको ऊपर आना ही है ऑक्सीजन के लिए और भी चीज़ों के लिए, ठीक है, खास तौर पे ऑक्सीजन के लिए। लेकिन अगर परमाणु पनडुब्बी की बात करेंगे तो उसके रिएक्टर को ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसलिए वो लंबे समय तक समुद्र के नीचे छिप कर रह सकता है, दुश्मन इसका पता नहीं लगा सकता है। हाँ, फूड आइटम जो सोल्जर्स हैं वहाँ पर और उसको जो चालक दल है उसके खाने की सामग्री, इसके अलावा जो सैनिक हैं और जो भी लोग हैं उसके लिए ऑक्सीजन वो तो लेना होता है, उसको स्टोर किया जाता है, तो उसके लिए वो बाहर आना पड़ता है, ऊपर आना पड़ता है। लेकिन ये लंबे समय तक, एक एक महीने तक ये नीचे समुद्र के नीचे रह सकता है और पता ही नहीं लगेगा कि ये एग्जैक्ट में ये पनडुब्बी है कहाँ पर। बाकी पर तो नज़र रखी जाती है, सैटेलाइट से ही नज़र रखी जाती है। जो डीजल इंजन वाला जो पनडुब्बी है वो, उसको ऊपर आना है और ट्रैक हो जाता है वो, लेकिन इसको ट्रैक करना बड़ा ही मुश्किल है। अब यहाँ पर एक सवाल होगा जो शुरू में हमने लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिखाया मैंने कि स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा बन गए। अब ये स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड है क्या, इसको भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। यहाँ कुछ मैंने लिख दिया है। देखिए क्या ये न्यूक्लियर हथियार और जो पनडुब्बी है ना न्यूक्लियर से संबंधित, उसका सारा जिम्मा स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड के पास है। इसे 4 जनवरी 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था और ये इंडियन आर्म फोर्सेस यानी 3 चीज़ हुई, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उसका संयुक्त कमांड है स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांड। इसको कभी कभी स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये है वो, और भारत का जो ये जो है ना वो भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी यानी NCA उसका ये हिस्सा है और देश के नॉन स्ट्रेटजिक और स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी हैं उनके भंडारण, उसका मैनेजमेंट, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए ये जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आपको दिखी। नेवी इसका प्रमुख हिस्सा है, आर्मी भी हिस्सा है और एयरफोर्स भी हिस्सा है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब चलाने का काम होता है तो उसमें नेवी के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन वो अंडर में होते हैं SFC के, ओके। तो ये बात समझ गए होंगे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक था जो आपने समझा। अच्छा, चलते चलते अब इंडियन नेवी के चीफ कौन है, तो वो हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है, त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं और पसंद आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ओके। और हाँ, जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें SSC GD का भी कोर्स अब लॉन्च हो रहा है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा करंट फोर्स का मेंबरशिप प्लान है और उसके ज़रिए मतलब 2 तरह के मेंबरशिप प्लान है, एक ISPCS मेंबरशिप प्लान है, दूसरा बेसिक। तो बेसिक में क्या है, SSC, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब के लेवल का जो करंट फोर्स है वहाँ पर होता है और 1 साल का आपको करंट फोर्स की तैयारी कराई जाती है। उसके ज़रिए मिलता है PDF, 1 लाइनर MCQ नोट्स होता है, साथ में वीडियो का लिंक भी होता है। जैसे ये वाला जो आप कंटेंट देख रहे थे, वीडियो के ज़रिए आप बहुत बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, या मैप के वाला जो कंटेंट होता है तो PDF पर ही क्लिक करेंगे और वीडियो चालू हो जाएगा। खास बात, टेस्ट भी लेते हैं हम लोग करंट फोर्स का और संबंधित एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज भी होता है और वीडियो तो देते ही हैं, ओके। देख सकते हैं आप, ऐप है शार्प लर्निंग नाम से, ओके। और हाँ, शार्प लर्निंग नाम से एक यूट्यूब चैनल भी शुरू हो चुका है और उस पर
जो है ना वो एसएससी, टीचर, बैंकिंग, पुलिस, रेलवे, इन सब के एग्जामिनेशन की वहाँ पर तैयारी के कंटेंट मिलेंगे। शार्प लर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं? आंसर का चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे इस इनके बारे में तो पहले भी बताया था। हाँ, उस वक्त सिलेक्शन किया गया था, अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो 28 अगस्त को उन्होंने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का पद संभाला। किससे जगह ली है? तो दिनेश खारा इससे पहले चेयरमैन थे, तो उसकी जगह अब ये बन गए हैं। क्या नाम है इनका? श्रीनिवासुलु शेट्टी। इनके पास एसबीआई का 36 साल से ज़्यादा का अनुभव है और 2020 में ये मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर यहाँ काम मतलब थे, इससे पहले मैनेजिंग डायरेक्टर, और अब चेयरमैन बना दिए गए हैं। 1988 में पीओ के तौर पर इन्होंने नौकरी शुरू की थी एसबीआई में। आज ये टॉप पोजीशन में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो एसबीआई उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है और स्थापना हुई थी 1955 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेरिस पैरालंपिक में पहला मेडल किस खिलाड़ी ने भारत को दिलाया? आंसर होगा अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। पैरालंपिक गेम्स, पैरालंपिक किन के लिए होता है? जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं उनके लिए होता है। तो पहला मेडल इन्होंने भारत को दिलाया है। इसके बारे में डिटेल बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ होगा, पेरिस पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने किस खेल कैटेगरी में स्कोर का रिकॉर्ड बनाते हुए गोल्ड मेडल जीता है? रिकॉर्ड बनाया उन्होंने। आंसर होगा शूटिंग। शूटिंग में इन्होंने जो है ना वो गोल्ड मेडल जीता है। और किस कैटेगरी में जीता है? तो वीमेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग की SH1 कैटेगरी में ये इन्होंने जीता है। कि कौन सी? 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, और इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है, एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। पिछला जो पैरालंपिक हुआ था ना टोक्यो में, उस समय भी रिकॉर्ड बनाया था और इस बार फिर से नया रिकॉर्ड बना दिया है। अच्छा, सेकेंड स्थान पर यानी सिल्वर मेडल मिला कोरिया की यूनिरी ली को, और थर्ड स्थान यानी ब्रॉन्ज मेडल भारत की ही मोना अग्रवाल ने जीत लिया। ठीक है, तो अवनी लेखरा को बधाई हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हुआ है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है डेंगी ऑल। क्या नाम है? डेंगी ऑल। डेंगू जो बीमारी है ना वो मच्छरों के काट से होती है और बहुत बुरे तरीके से ये फैलती है, बहुत लोगों की जान भी जाती है भारत में डेंगू की वजह से। तो इसका वैक्सीन की ज़रूरत थी, भारत में वैक्सीन थी नहीं, तो अब ये वैक्सीन का ये तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल परीक्षण चल रहा है। तीसरा जो है तो है वो आखिरी होता है, उसका लॉन्च कर दिया जाएगा अगर सफल चीज़ें मिली तो। इसको कौन कौन परीक्षण कर रहा है? तो ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और एक कंपनी है पेनेसिया, तो वो इसको रिसर्च कर रहा है, मतलब इस पर क्लिनिकल ट्रायल का काम कर रहा है। स्वदेशी ये डेंगू वैक्सीन होगी। ठीक है, ऐतिहासिक परीक्षण है। पेनेसिया बायोटेक पूरा नाम है कंपनी का, उसके द्वारा ये विकसित किया गया है। ओके, तो ये क्या है, ये जो वैक्सीन बनाई जा रही है, हाँ ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों मिलकर इसका परीक्षण कर रहे हैं और डेवलपमेंट का काम इसने किया है। पेनेसिया बायोटेक उसने ये डेवलप किया है और स्वदेशी है। और ख़ास बात है कि ये टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है। देखिए डेंगू जो है ना वो 4 तरीके का होता है, मतलब उसका प्रभाव, तो सबके वायरस का स्ट्रेन मतलब 4 तरीके का होता है। और ये वैक्सीन ख़ास बात है कि ये सभी पर असर करेगी। ये 4 तरह के इसमें जो सीरोटाइप्स होते हैं, जैसे DENB1, DENB2, 3, 4, और चूँकि 4 तरीके का होता है ये वायरस स्ट्रेन, कहिए वायरस का जो स्ट्रेन है वो, तो इसलिए लोगों को 4-4 बार भी डेंगू हो जाता है। जैसे एक बार डेंगू हुआ तो उसकी एंटीबॉडी तो बन जाती है, फिर दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे वाले ने मतलब दूसरा वायरस अगर
डेंगू के मच्छर के पास है और उसने आपको काट लिया तो दूसरी बार हो जाएगा, तीसरा है तो तीसरी बार हो जाएगा। तो इस तरीके से, लेकिन ये खास बात है, ये इन चारों के लिए काम करेगा। तो ये आपको नाम ध्यान में रखना है, ठीक है। एक तो ये कंपनी हो गई, एक तो ICMR रिसर्च ट्रायल में मदद कर रहा है, और पेंसिया जो है ये एक कंपनी है, और जो डेंगी ऑल नाम का ये वैक्सीन है। जो भी पहला होता है ना वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, डेंगू क्या है? डेंगू जो है वो मच्छर जनित बीमारी है जो कि एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। बीमारी होने पर केवल सपोर्टिव दवाएं दी जाती हैं ताकि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डेंगू से रिकवर हो जाए। और इसके कई सारे लक्षण होते हैं, लक्षणों की बात करेंगे तो हाँ, विशिष्ट बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है, ठीक हो जाता है, मतलब केवल सपोर्टिंग दवाएं दी जाती है बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए। लक्षण ये होते हैं: तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द, मांसपेशियों जोड़ों में दर्द, थकान, उल्टी, मितली, त्वचा में रैशेज, खून बहना मसूड़ से, नाकों से, ये सब होता है। मुझे भी पहले एक बार डेंगू हो चुका है तो मैं समझता हूँ। ओके, तो ये सब सिम्टम्स ये होते हैं। तो अच्छी बात है कि वैक्सीन आ जाएगी तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा। देखिए, कुछ पश्चिमी देशों में जैसे मैक्सिको और फ्रांस में डेंगू के टीके हैं, लेकिन वो अभी भारत में स्वीकृत नहीं है, ठीक है। तो भारत में डेंगू चिंता का विषय बनाया हुआ है, सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। और ये बीमारी जो है ना वो, इससे प्रभावित जो देश हैं वो 30 देश हैं, उसमें से भारत भी शामिल, मतलब सर्वाधिक प्रभावित। वैसे तो बहुत सारे देशों में ये बीमारी फैली हुई है, मतलब ये डेंगू का वायरस वो मच्छरों में है, लेकिन खासतौर पर 30 देश हैं, उनमें भारत भी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। भारत में अगर हम बात करेंगे तो 18 अगस्त 2024 तक 76,000 मामले आए थे भारत में। इस ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने अगस्त 2024 में अमेरिका यानी USA में नौसेना के सतही युद्धक केंद्रों का दौरा किया है? यानी सरफेस वारफेयर सेंटर जो अमेरिका में है उसका दौरा किया है उन्होंने। आंसर का राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो 25 अगस्त को पहुंचे थे मेम्फिस अमेरिका में, और वहाँ पर उन्होंने नेवल सरफेस वारफेयर सेंटर वहाँ उन्होंने दौरा किया। और ये लार्ज कैविटेशन चैनल है वहाँ पर, ये न्यूज़ भी देख रहे हैं द हिंदू में, और ये फोटोग्राफ रहा जहाँ वो दौरा कर रहे हैं, ठीक है। 23 से 26 अगस्त तक वो अमेरिका में रहे थे। और ये जहाँ पर वो गए थे ना, यानी विलियम बी मॉर्गन लार्ज कैविटेशन चैनल कहेंगे उसको, LCC, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी और तकनीकी रूप से सबसे उन्नत का मतलब हुआ कि एडवांस्ड वो जल सुरंग सुविधा है। और यहाँ पर पनडुब्बी, टॉर्पीडो और नौसेना के जो जहाज हैं, प्रोपेलर है, इन सब का परीक्षण किया जाता है। तो डिफेंस मिनिस्टर ने उन सब की जानकारी ली, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और सुरंग को देखा, ठीक है। क्या होता है नौसैनिक सतह युद्ध केंद्र या सुरंग, इस तरह का ये रिसर्च, टेस्टिंग, R&D का काम होता है यहाँ पर। इस तरह के उद्देश्य ये होता है कि युद्धपोत, हथियार प्रणाली, पनडुब्बी, इन सब को सुरक्षित ढंग से रखना, टेस्टिंग करना, लोगों मतलब दुश्मन से दूर रखना, बचाव करके रखना। और एक खास बात है कि इसी दौरान 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और अमेरिका के बीच में रक्षा मंत्री के मौजूदगी में। एक तो हुआ है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट यानी SOSA, ये द्विपक्षीय यानी बायलैटरल और गैर बाध्यकारी समझौता है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे को राष्ट्रीय रक्षा यानी नेशनल डिफेंस से संबंधित जो आवश्यक वस्तु है, सर्विसेज है, उसकी प्राथमिकता देगा। भारत ने ये समझौता अब तक करीब 18 देशों से किया हुआ है। दूसरा है कि संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने के लिए ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी जो कि बातचीत का चैनल बनाए रखेंगे, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हुई है। अमेरिका भी ले चलते हैं आपको मैप के ज़रिए, प्यारा भारत है अपना। और अब चलते हैं अमेरिका की ओर।
अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ओर। ठीक है, तो ये इधर का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और उसी में ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। अगला क्वेश्चन लेते हैं और दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों को, मित्रों को। ठीक है, लाइक बटन दबा दीजिएगा तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी नई पेंशन स्कीम लॉन्च की है? आंसर है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस। क्या कहेंगे? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू होना है। कब से? 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू किया जाएगा। आपको बताऊं कि इस देश में पहले से 2 तरह के पेंशन स्कीम चल रहे थे। एक ओल्ड पेंशन स्कीम जिसको नए कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया था वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान ही, और हालांकि जो उस वक्त सर्विस में थे वो अभी भी जो रिटायर हो रहे हैं तो उनको पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रहा है। फिर उसी समय वाजपेयी गवर्नमेंट के दौरान न्यू पेंशन स्कीम लाया गया था, एनपीएस। ठीक है, तो उससे काफ़ी नाराज़ थे तमाम कर्मचारी। तो नाराज़गी ख़त्म करने के लिए यूपीएस को लाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाया गया है। इसकी खासियत कुछ मैं बता देना चाहता हूँ। इसकी खासियत यहाँ भी मैंने दे दिया है। इसमें खासियत यह है कि 25 साल या उससे ज़्यादा नौकरी पूरी करने पर पेंशन मिलेगी, और ये जो पेंशन है वो कर्मचारियों के रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का औसत 50% होगा। ठीक है, बतौर पेंशन दिया जाएगा, और इसमें बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% जमा करना होगा। मतलब कर्मचारियों को अपना जमा करना होगा। ठीक है, अपना रकम देनी होगी, सैलरी से कटवानी होगी। दूसरी बात यह है कि अगर 25 साल से कम अवधि की नौकरी है तो मिनिमम 10,000 रुपीज़ का पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, 25 साल से 10 साल से ज़्यादा या 25 साल से कम नौकरी की है तो बेसिक सैलरी कितना भी हो 10,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि पेंशन का 60% फैमिली पेंशन दिया जाएगा। मतलब कि सर्विस पीरियड के दौरान अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन है, यानी कर्मचारी की मौत हो गई तो उसकी जगह फिर दूसरे को पेंशन मिलता है, या तो पत्नी हो गई उनको, तो 60% प्लस डीआर वो रकम पेंशन के तौर पर मिलेगी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि इससे भी काफ़ी नाराज़ हैं जो कर्मचारी संगठन है, वो सब ये बताया जा रहा है, बहुत नाराज़ हैं इससे भी कि ये जो पेंशन है वो ठीक नहीं है अभी भी। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात रही आपके एग्जामिनेशंस के लिए। पीडीएफ में मैंने काफ़ी दे दिया है और डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? आंसर होगा अशोक कुमार सिंह। तो उन्होंने संभाल लिया 19 अगस्त को न्यू दिल्ली में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं वो। ठीक है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी, ये कर्मचारियों के लिए, जो सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं, उन सब के लिए ये काम करता है, और स्वास्थ्य से संबंधित जो इसके हॉस्पिटल्स वगैरह भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत ने 4 भीष्म क्यूब यूक्रेन को दिए, तो ये क्या है? आंसर होगा चलता फिरता अस्पताल है। ठीक है, चलता फिरता अस्पताल है। तो आरोग्य मैत्री परियोजना के तहत विकसित की हुई थी भीष्म क्यूब, और पोर्टेबल हॉस्पिटल कह सकते हैं। तो ये दिया गया है, और घायलों को तुरंत इलाज करने में काफ़ी मदद मिलती है इससे। ये इस तरह का हॉस्पिटल बन जाता है, भीष्म क्यूब कहेंगे। तो भीष्म क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये चूँकि हल्का होता है तो विमान से भी गिराया जा सकता है नीचे, ताकि जहाँ पर सैनिक हैं वहीं पर उनको प्राथमिक इलाज तो बेहतर ढंग से मिल सके। ठीक है, तो ये दिया गया है यूक्रेन को। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले ही यूक्रेन यात्रा के दौरान की सारी बातें आपको बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। भीष्म क्यूब में इस तरह की कुछ सुविधाएं जो हैं वो होती हैं। आमतौर पे जो मोबाइल जो हॉस्पिटल होते हैं वो एम्बुलेंस हो गया, एम्बुलेंस जैसी सुविधा इसमें दी जाती है, और इसको पोर्टेबल है तो कहीं भी ले जाया जा सकता है, किसी भी जगह पर इसको तैनात किया जा सकता है।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बताई हैं। इमरजेंसी, प्राकृतिक आपदा, इन सब के दौरान इस्तेमाल बेहतर ढंग से किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2024 में किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की? आंसर होगा यूक्रेन में। जो राजधानी कीव है वहीं पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी क्वेश्चन लेंगे हम लोग, फिर इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 अगस्त को मनाया जाता है। देश भर में लघु उद्योग जितने हैं उन सब के उत्थान के लिए। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और मेंबरशिप प्लान भी है करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, संडे है कल जो है वीकली करंट अफेयर्स आएगा, और पिछले भी जो बचे हुए हैं वो भी कोशिश होगी कि वो आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स भी आप लोग देखिएगा, ऐप पर भी प्रोवाइड कराया जाएगा और यूट्यूब पर भी होगा। ओके, बाय।